आइए बेटा, आज हम अपना एक नया पॉइंट कवर करते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। राइट अ नोट ऑन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ हाउस लेइंग वेकेंट फॉर अ सम पीरियड। ये वो कंडीशन लेके चल रहे हैं कि अगर आपका जो हाउस है वो थोड़े समय के लिए, सही है जी, सम पीरियड के लिए क्या है, खाली पड़ा है, तो आप किस तरीके से कंप्यूट करेंगे। तो आपने ध्यान से समझना है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें कवर होगी। अब देखिए ध्यान से, मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आप एक पॉइंट लिखिएगा, लिखिए हाउस लेइंग वीकेंड सम फॉर सम पीरियड। बेटे ये कवर किया जाता है, ये कहाँ कवर किया जाता है, ये कवर होता है सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 सी के अंदर। ठीक है मेरे बच्चे, ये क्या कहता है बड़े ध्यान से समझिएगा। इफ द हाउस is partly let out and partly vacant. In such case, expected rent shall be computed for 12 months. बेटे if the house is partly let out, बेटा partly let out है और या partly and partly vacant है, बात समझिएगा ध्यान से। In such case, expected rent shall be computed for 12 months. हमने expected rent जो है ना, वो हमने 12 मंथ का लेना है, इस बात को बहुत ध्यान से रखिएगा। But while computing rent received, receivable, rent for the period for which the house was vacant shall be excluded and GAV shall be higher of expected rent and rent received. Oblique receivable. बेटे अब बड़े ही ध्यान से समझो क्या चीज बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो 12 मंथ है, इस 12th मंथ से आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब ये चेक करना है कि जब आप एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेते हैं तो उसके बाद वाइल कंप्यूटेड रेंट रिसीव्ड, रेंट for the period for which the house was vacant shall be excluded and
GAV शैल बी हायर। इसका मतलब ये है कि मेरे बच्चे कि अगर आप एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं, ये निकाला आपने एक्सपेक्टेड रेंट, अब रेंट रिसीव्ड जो निकला आपका, वो रेंट रिसीव्ड ये चेक किया जाएगा कि आपने कितने मंथ के हिसाब से लिया है। जैसे मान के चलो अगर 2 मंथ के लिए वीकेंड है तो बेटा रेंट तो सिर्फ 10 मंथ्स का मिला होगा ना। तो ये जो कैलकुलेशन हुई है, ये कैलकुलेशन हुई है 12 मंथ्स की, और ये कैलकुलेशन कितने मंथ्स की हुई है? 10 मंथ्स की। बात समझ रहे हैं? इसके अंदर से आपने ये कैलकुलेशन लेनी है कि जो भी आप इसको कन्वर्ट करेंगे फिर 12 मंथ के हिसाब से, फिर कंपेयर करके जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में से हायर वैल्यू ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? देखो बच्चे, एक चीज मैं आपको ना एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं और ध्यान से समझिएगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है। इफ एक्सपेक्टेड रेंट is ₹20,000 per month and rent received receivable is ₹15,000। अब बेटे ध्यान रखो, ये जो है 15,000 पर मंथ एंड देयर इज वैकेंसी फॉर 5 मंथ। मेरे बच्चे अब बड़े ध्यान से समझो, ये जो 20,000 पर मंथ है, इस 20,000 के हिसाब से आप मुझे बताओ जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है वो कितना बना? वो बना 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना आ गया? 2,40,000। इसी तरीके से आपका जो रेंट रिसीव्ड है, ठीक है, वो 15,000 है। सर जी 15,000, लेकिन 5 मंथ क्या रहा है? वीकेंड रहा है। तो आपके पास जो 15,000 है वो कितने महीने का मिला आपको? 7 मंथ्स का मिला। कितना मिला? 1,05,000। ठीक है। अगर वेकेंट नहीं होता तो आपकी वैल्यू क्या होती? 15,000 इंटू 12, कितना अमाउंट आता? 1,80,000। तो मेरे बच्चे ये बताओ, इन दोनों में कंपेयर करो कि हम जो लेते हैं वो लेते हैं हायर वैल्यू। तो हायर वैल्यू कितनी है? 2,40,000। इन दोनों में कंपेयर करने के बाद तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट ही क्या बन जाता है? GAV बन जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? क्लैरिटी हो गई? अब आगे समझिए, अगर मैं इस एग्जाम्पल में कुछ चेंजेस कर दूं तो वो कैसे हो पाएगा? मतलब अब मैं एग्जाम्पल में ये चेंज करना चाह रहा हूं कि ये जो आपके पास अमाउंट है, इस अमाउंट को हम बदल देते हैं, इस अमाउंट को कन्वर्ट कर लेते हैं 25,000 पर मंथ। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चे, 20,000 पर मंथ। मेरे बच्चे इन दिस केस आपका एक्सपेक्टेड रेंट तो सेम रहेगा, सही है जी। नाउ न्यू सिचुएशन के कारण जो रेंट रिसीव्ड है वो कितना हो जाएगा? सर 25,000 इंटू 7। तो मेरे बच्चे आपके पास 25,007 करेंगे तो कितना बनेगा? 1,75,000। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैं ये मान के चलूं कि अगर 25,000 इंटू 12 होता
तो वो जो उसकी वैल्यू निकल के आती वो कितनी निकलती, वो निकलती आपकी 3 लाख। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब हम तो जो कंपेयर करते हैं वो कंपेयर करते हैं इस वैल्यू में और इस वैल्यू में, यानी कि इन दोनों में से जो भी आपकी हायर वैल्यू होगी वो ले ली जाएगी। सर इस बार हायर वैल्यू तो एक्सपेक्टेड रेंट है, बहुत अच्छे। तो सॉरी एक्सपेक्टेड रेंट कह दिया, रेंट रिसीव्ड है। हाँ, तो रेंट रिसीव्ड आपकी ज्यादा हो गई है, तो हम जीएवी क्या ले लेंगे, रेंट रिसीव्ड। और कितना अमाउंट लेंगे मेरे बच्चे, जितना एक्चुअल में मिला है। तो मिला कितना है, 1,75,000। क्लियर हो गया मेरे बेटे? ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि हम कंपेयर करते हैं और कंपेयर करते वक्त इस चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैसे हमने ये चीज निकाली गई है। अब मैं तुम्हें ना एक एग्जांपल कराता हूं और उससे आपको क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी और उसको समझिएगा ध्यान से। ये कहता है कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन द फॉलोइंग केसेस। सिचुएशन 1, इसमें फेयर रेंट आपको दे रखा है, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, रेंट रिसीव दिख रहा है और वैकेंसी दे रखी है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा किस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे द कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है मेरे बच्चे? फर्स्ट देखिए आपके पास पहला क्या है मेरे बेटा, फेयर रेंट। सर फेयर रेंट है 9,000, वेरी गुड। पर मंथ के हिसाब से है, बिल्कुल सही। तो कितना बनेगा, 1,08,000। ठीक है मेरे बच्चे? बी पॉइंट समझिए। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे, 10,000। पर मंथ के हिसाब से कितना बनेगा, 1,20,000। ठीक है मेरे बच्चे? अब हम सी पॉइंट क्या निकालते थे कि भैया इन दोनों में से जो भी हायर है, यानी कि एफ आर फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू है, हायर वैल्यू कितनी है मेरे बेटा, हायर वैल्यू है 1,20,000। तो कितना निकल के आ गया, 1,20,000। क्लैरिटी हो गई? नाउ डी पॉइंट क्या होता है मेरे बच्चे, डी पॉइंट होता है आपका स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना आ गया, 1,44,000। क्लियर हो गया? अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से क्या करते थे कि आप लोअर वैल्यू लेते हैं। तो ये आपकी लोअर वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे बताओ इन दोनों में से लोअर वैल्यू कितनी है। सर लोअर वैल्यू है 1,20,000। ठीक है मेरे बच्चे? अब इसका हम क्या नाम रखते हैं बताओ। सर इसका नाम हो जाता है एक्सपेक्टेड रेंट। ये क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट को, किससे कंपेयर करेंगे, रेंट रिसीव्ड से। तो रेंट रिसीव्ड कितना है आपका, सर वो तो 7,000 है, लेकिन कितने महीने के लिए, सर जी 11 महीने के लिए, 11 मंथ्स के लिए है। कितना बनता है, 77,000। अब मेरे बेटा एक बात सोचो, अगर आपका वेकेंट नहीं होता, क्या कह रहा हूं मैं, वेकेंट नहीं होता, तो अमाउंट कितना होता, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 84,000। हाँ या ना? अब मेरे बच्चे इस चीज को और इस चीज को, जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है, इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करो। मुझे बताओ कि इन दोनों में से हम क्या लेते थे, हम एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीव्ड, इनमें से क्या लेते हैं मेरे बच्चे, हायर वैल्यू। हाँ या ना? मुझे बताओ हायर वैल्यू किसकी है, 1,20,000 की है या 84,000 की है। सर 1,20,000 की। तो मेरी जीएवी क्या बन जाएगी, जीएवी बन जाएगी आपकी 1,20,000।
तो हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, हम लिखेंगे इफ देयर वाज नो वैकेंसी, देयर वाज नो वैकेंसी, in that case rent received receivable would have been कर देते हैं, would have been 7,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया 84,000 एंड it is still less than expected rent, therefore gross annual value shall be expected rent. तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इक्वल टू 1,20,000। क्लियर हो गया मेरे बेटा, समझ में आता है? चलिए बेटा देखिए सिचुएशन नंबर 2। इस सिचुएशन 2 के अंदर चेक करिए, अब आपके पास जो फेयर रेंट है वो कितना है 13,000 और म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है आपकी 9,000। तो आप क्या करेंगे, फेयर रेंट आपका कितना हो जाएगा 13,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ गया मेरे बेटा, ये आ गया आपके पास 1,56,000। ठीक है ना, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी हो गई मेरे बेटा, म्युनिसिपल वैल्यू हो गई 9,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ गया 1,08,000। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से क्या लेते हैं, हायर वैल्यू लेते हैं। ये आ गई जी हायर वैल्यू, हायर वैल्यू कितनी आ गई सर, हायर वैल्यू आ गई आपकी 1,56,000। क्लियर हो गया। नाउ अब हम म्युनिसिपल वैल्यू को किससे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट कितना है मेरे बच्चे 11,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया, ये बन गया बच्चे 1,32,000। ठीक है मेरे बच्चे, अब आप क्या करते हो सर, अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इन दोनों में से आप क्या करोगे, इन दोनों में से आप क्या करेंगे, लोअर वैल्यू ले लेंगे। जो लोअर वैल्यू है उसका क्या नाम रखते हो आप, एक्सपेक्टेड रेंट। तो मेरे बेटे एक्सपेक्टेड रेंट, तो सच सच बताओ कि इसमें से कौन सी लोअर वैल्यू है 1,32,000। तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया 1,32,000। क्लियर हो गया मेरे बच्चे। अब आप क्या करेंगे, रेंट रिसीव्ड लिखेंगे। जो रेंट रिसीव्ड है वो कितना है मेरे बच्चे 11,500। सर 11,500 बट कितने मंथ्स के लिए हैं वो है 11 मंथ्स के लिए। तो कितना वैल्यू बना 1,26,500। ठीक है मेरे बेटा, ये इतनी वैल्यू निकल के आ गई आपकी। अब बड़े ध्यान से सुनो, अब हमने अगर रेंट रिसीव्ड जो है 11,000 की जगह 12,000 होता, अगर वेकेंट ना होता, तो मेरे बच्चे 11,500 इंटू 12 होता, तो जो वैल्यू निकल के आती वो कितनी निकल के आती 1,38,000। ठीक है बच्चे, अब मुझे बताओ हमें इन दोनों में से कंपेयर करना है। ये जो कंपेयरिंग वैल्यू निकलेगी इन दोनों में से कंपेयर लगाएं, और इन दोनों में से क्या लेनी है, हायर वैल्यू लेनी है। तो हायर वैल्यू किसकी ज़्यादा है सर, हायर वैल्यू तो रेंट रिसीव्ड की ज़्यादा है। बिल्कुल सही। तो जब रेंट रिसीव्ड की ज़्यादा है तो एक्चुअल में रेंट कितना रिसीव्ड हुआ आपको 1,26,500 कितना आया
सर 1,26,500 ये आपकी क्या निकल के आ गई, ये सर निकल के आ गई ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बात समझ में आ गई मेरे बेटे, सही है। अब आप ऐसे ही समझिए ध्यान से, तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे कि in this case if there was no vacancy, rent received oblique receivable would have been rupees 11,500 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना बना 1,38,000, ठीक है। हैंस रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल इज लोअर, ठीक है बच्चे। इन दिस केस ड्यू टू वैकेंसी देयरफॉर GAV कितना आएगा मेरे बच्चे, शैल बी द रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल। तो GAV आपकी कितनी बन जाएगी 1,26,500। क्लियर हो गया मेरे बेटा, बात समझ में आ गई। तो ये आपका सेकंड केस था। चलिए बेटा अब देखिए अपना तीसरा केस। इस तीसरे केस के अंदर क्या है, सिचुएशन थर्ड। इसमें आपका फेयर रेंट कितना है 16,000, म्युनिसिपल वैल्यू 18,000। तो मेरे बच्चे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, फेयर रेंट है आपका 16,000, 12 मंथ के हिसाब से कितना बनता है बच्चे 1,92,000, ठीक है। आपके पास म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है मेरे बेटा 18,000, 12 मंथ्स के हिसाब से कितना बनता है 2,16,000, ठीक है बच्चे। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से हायर वैल्यू ले लेते हैं। तो हायर वैल्यू किसकी है बेटा, सर हायर वैल्यू कितनी है 2,16,000, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं स्टैंडर्ड रेंट। अब मुझे बताओ स्टैंडर्ड रेंट कितना है, स्टैंडर्ड रेंट है आपका 16,000, तो 12 मंथ के हिसाब से कितना हो गया बताओ, ये आ गया आपका 1,92,000, ठीक है बच्चे। अब आप क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इन दोनों में से आप क्या लेते हैं मेरे बच्चे, इन दोनों में से आप लोअर वैल्यू लेते हैं। तो लोअर वैल्यू कितनी है मेरे बेटे, लोअर वैल्यू है 1,92,000। इसको आप क्या नाम देते हो, सर जी इसको नाम देते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझो, जो आपकी रेंट रिसीव्ड है वो रेंट रिसीव कितना मेरे बच्चे 16,000, बट कितने महीने के लिए खाली है आपका मकान 2 महीने के लिए। तो कितना बना 10 महीने, तो 10 मंथ के हिसाब से कितना आया 1,60,000, ठीक है बेटा। अब अगर वो खाली नहीं होता तो आपका रेंट रिसीव कितना होता 16,000 इंटू में 12, तो वो कितना बनता 1,92,000, ठीक है मेरे बेटा। अब मुझे आप बताओ इन दोनों केसेस में, ये वाला जो केस है इन दोनों केसेस में जो हम क्या लेते हैं हायर वैल्यू लेते हैं, ठीक है बच्चे। तो आप मुझे बताओ कि हायर वैल्यू है कितनी, ठीक है। तो सर इसमें हायर वैल्यू, तो मेरे बेटा आपने ये ध्यान रखना है कि जो हायर वैल्यू है वो कितनी है। तो सर ये तो दोनों इक्वल निकल आई। हाँ अब बड़े ध्यान से समझो, अगर इस केस में ये चीज निकलती है
तो हम इस वाले को हायर वैल्यू मान लेते हैं। किसको? रेंट रिसीव्ड को क्या मान लेते हैं? हायर वैल्यू मान लेते हैं। तो मेरे बच्चे जीत किसकी जाती है? रेंट रिसीव्ड की। लेकिन एक्चुअल में मिला कितना था? मिला कितना था? 1,60,000। बात समझ में आ गई? ये ध्यान रखिएगा। तो इस केस में ये आपका क्या बन जाएगा? GAV बन जाएगा। क्लैरिटी हो गई? बात समझ में आ गई ना? तो अब इसके ऊपर एक पॉइंट लिख लो बच्चे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे इन दिस केस if there was no vacancy, rent receivable would have been 16,000 multiplied by 12, 1,92,000. Hence, rent receivable is lower. In this case, owing to vacancy, therefore gross annual value shall be the rent receivable. तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी निकल के आएगी मेरे बच्चे? ये निकल के आएगी 1,60,000। बात आ गई समझ में? क्लियर हो गया बच्चे? चलिए ध्यान से देखिए सिचुएशन नंबर 4। अभी जो सिचुएशन नंबर 4 है वो क्या कहता है? ध्यान से समझो। सर ये कह रहा है फेयर रेंट कितना है? 12,000। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 9,000। बेटा आ जाओ तो लिखो फेयर रेंट कितना है? 12,000 है बच्चे। कितने महीने के हिसाब से? 12 मंथ के हिसाब से कितना बना? 1,44,000। ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे? 9,000। 12 मंथ के हिसाब से कितना बनता है? 1,08,000। ठीक है। हम इन दोनों में क्या करते हैं बच्चे? हायर वैल्यू ले लेते हैं। तो हायर वैल्यू क्या है आपकी? सर 1,08,000। क्लियर हो गया? नाउ म्युनिसिपल वैल्यू के बाद क्या लेंगे? स्टैंडर्ड रेंट कितना है आपका? 7,000। 12 मंथ के हिसाब से कितना बना? 84,000। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद क्या लेते हैं? लोअर वैल्यू लेते हैं। और जो लोअर वैल्यू है वो कितनी है आपकी? 84,000। इसका क्या नाम रखते हैं? इसका नाम रखते हैं सर एक्सपेक्टेड रेंट। क्लियर हो गया? नाउ अब आप बड़े ध्यान से समझो। अब रेंट रिसीव्ड कितना है? सर रेंट रिसीव्ड है 20,000। कितने महीने के हिसाब से? 12। 2 मंथ्स आपकी क्या है? वैकेंसी। तो 2 मंथ्स वैकेंसी है तो 10 मंथ अगर लेते तो कितना लेते बेटे? ये कितना वैल्यू आ जाता आपका? ये वैल्यू आ जाता 2 लाख रुपीज। आ जाता नहीं आ जाता? अब मेरे बेटे बड़े ध्यान से कंपेयर करके देखो। जब 10 महीने की कोई चीज है, इन दोनों को कंपेयर अगर मैं करके भी देख लूं तो 10 महीने की ही चीज ही ज्यादा आ रही है। मतलब हम इनमें से हायर वैल्यू लेते हैं ना। अब खुद सोचो जब 10th मंथ के अंदर ही रेंट रिसीव ज्यादा है तो 12 मंथ्स में तो वैसे ही ज्यादा होता। तो इसका मतलब क्या आ गया कि इसको ही हम क्या ले लेंगे? हाईएस्ट ले लेंगे, क्योंकि हायर वैल्यू तो ये निकल के आ रही है, साफ साफ दिख रही है। तो वैल्यू कितनी निकल आती? 2 लाख रुपीज।
अब ये जो 2 लाख रुपीज निकल के आती, इसको आप क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये आपकी क्या निकल के आ गई, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल के आ गई। बात समझ में आ गई, क्लैरिटी हो गई, चारों सिचुएशन आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब उसके बाद मेरे बेटा आपने एक छोटा सा नोट लिखना है, वो नोट लिखिए नेक्स्ट चीज के लिए। नोट किस तरीके से है वो समझिएगा ध्यान से, देखिए लिख लेते हैं। राइट a note on house laying. Vacant for full year. अगर फुल ईयर के लिए वैकेंट होता है तो क्या होता है, तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। एज पर सेक्शन 23 सब सेक्शन सी क्लॉज सी, इसमें इफ एनी हाउस property is lying vacant there, तो हाँ थ्रू आउट द ईयर it will be considered, ध्यान से सुनना बच्चे, considered to be deemed to be let out and income shall be computed in the similar manner as in case of let आउट हाउस। बेटे हम है ना इस केस में क्या करते हैं ना कि ये मान के चलते हैं कि वो पूरे साल अगर खाली रहा है, तो मेरे बच्चे अभी आगे एक सेक्शन और सिखाएंगे तो उसमें भी हम लिखेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड का, और तो इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि लेइंग अगर वेकेंट वो खाली रहा है तो वो डीम टू बी मान लिया गया है लेट आउट है। डीम टू बी लेट आउट होने के कारण तो इनकम जो भी कैलकुलेटेड की जाएगी, ठीक है ना, तो उसको कंपेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे ही हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि रेंट रिसीव्ड आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि वेकेंट तो पूरे साल रहा है, सही है जी। तो इसमें जो आपके केस के अंदर क्या होगा कि एक्सपेक्टेड रेंट जो होगा शैल बी कंसीडर्ड to be gross annual value। वो क्या निकले के आएगा मेरे बच्चे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलेगा। ये ध्यान रखना है आपने। इन दिस केस अगर वो पूरे साल आपका कोई भी चीज खाली रहा है तो हम उसको डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे और उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। रेंट रिसीव्ड आपका 0 निकल आएगा और हायर वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल आएगी, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ही आपकी क्या बन जाएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस केस को करिए बेटा, फिर आगे समझाते हैं।